ओजोन पोल्यूशन इन दिल्ली। अब इस न्यूज के अंदर हम लोग बेसिकली तो ओजोन लेयर ही डिस्कस करेंगे या ओजोन पोल्यूशन ही डिस्कस करेंगे, बट इसमें एक मेजर फैक्टर जो है वो ये कि दिल्ली में ओजोन पोल्यूशन जो है कंपैरेटिवली बढ़ गया है या बहुत बढ़ रहा है। उसके पीछे वहां का इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो एक बड़ा फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है। Recent data of Central Pollution Control Board indicates that ground level ozone is a significant pollutant in Delhi's air. तो दिल्ली की एयर में ओजोन लेयर जो है वो ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। और केमिकल कंपोजिशन क्या है ओजोन लेयर की? कलरलेस गैस मेड अप ऑफ एन इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला 03 O3 और O3 मतलब ओजोन। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? ओजोन इज प्रैग्मेटिक विच मींस इट इज वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। और ओजोन लेयर, द ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर एंड वेरीज ऑफ थिकनेस। तो सबसे ऊपर हमारे जो लेयर है 10 किलोमीटर ऊपर, 8 किलोमीटर ऊपर वेरी करती है वो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंगली। तो 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जो हमारी सबसे ऊपर सबसे पहली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ओजोन लेयर उसी का पार्ट है। वेरीज द थिकनेस डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिक एंड सीजन, हमने डिस्कस किया है। गर्मियों के अंदर इसकी हाइट बढ़ जाती है और सर्दियों में इसकी हाइट जो कम हो जाती है, क्लाउड नीचे हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के ऊपर इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे ओजोन लेयर जो है उसकी हाइट जो कम होती है, क्योंकि क्लाउड्स की हाइट जो है कम होती जाती है। और रोल, द ओजोन लेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड शील्डिंग द प्लैनेट। इसके बारे में आप सबको पता है, हार्मफुल रेडिएशन को नहीं आने देता, ऑब्जर्व कर लेता है। और अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन स्पेसिफिकली ध्यान रखना बेटा, यूपीएससी कभी कभी अंदर जाके क्वेश्चन पूछती है, उसमें अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन है। कंसर्न अबाउट ओजोन डिप्लेशन वाज फर्स्ट रेज इन अर्ली 1980s इन अंटार्कटिका। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अंटार्कटिका में क्यों था, आप सब लोगों को पता होगा। और क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जहां से इक्वेटर से हवाएं गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं और उसके बाद स्कैटर हो जाती हैं और पोल की तरफ चल पड़ती हैं, और अल्टीमेटली पोल्स के ऊपर जितने पोल्यूटेंट्स हैं सारे जमा होते जाते हैं। और इसी के बाद इससे अगली न्यूज भी इसी से रिलेटेड है, यूरोप के अंदर कंपैरेटिवली ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है उसका। सो वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और सितंबर 16 एवरी ईयर टू ऑनर द signing of Montreal Protocol, an international treaty that aims to phase out the production and use of ozone depleting substance। तो जितने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस थे, जितनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उस टाइप की जो जितनी भी गैसेस थी, उन सब का यूजेज अभी जो है पूरे वर्ल्ड में बंद कर दिया गया है, बैन है उनका यूजेज। टाइप्स ऑफ ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन डिस्क्रिप्शन, ग्राउंड लेवल ओजोन is an air pollutant formed near the earth's surface through chemical reaction between the various pollutants in the pressure of sunlight। ध्यान रखना, ये एक्टिव तब होती है जब इसको सनलाइट मिलती है। तो एयर पोल्यूटेंट फॉर्म्ड नियर द अर्थ सरफेस थ्रू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वेरियस पोल्यूटेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लोकेशन फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू अबाउट 10 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड। हमने डिस्कस किया कि 10 किलोमीटर की एल्टीट्यूड के ऊपर ये मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर के साथ। स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्मेशन क्रिएटेड थ्रू द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रीकर्सर पोल्यूटेंट सच एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वीओसीज कहते हैं, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अंडर द सनलाइट। रोल क्या है? ग्राउंड लेवल ओजोन इज हार्मफुल, कंट्रीब्यूटिंग टू स्मोक फॉर्मेशन एंड हैविंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। अगर अभी करने लगे हम लोग ओजोन लेयर को तो ऑब्वियसली बहुत देर लग जाएगी, इस करके हम लोग स्ट्रिक्ट हैं, हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, इस करके हम लोग इसके फीचर्स जो हैं, ओजोन लेयर के फीचर, इसकी जो मैकेनिज्म है और स्ट्रेटोस्फीयर पोल्यूटेंट का क्या रोल है, ओजोन लेयर कैसे काम करती है, अभी हम लोग इस टॉपिक को नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस रहती हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिस्क्रिप्शन, ऑल अबाउट द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलेगी, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज लोकेटेड हाई टू द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। Location found in the stratosphere above the troposphere, extending from around 10 km to 50 km above the earth surface। तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पर ये लेयर मिलेगी। Formation primarily formed through the natural process when oxygen molecules O2 or O2 oxygen molecules are exposed to high energy ultraviolet radiation from the sun। रोल क्या है? सर्व्स एज प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ अब्सॉर्बिंग एंड ब्लॉकिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो सन से आने वाले रेडिएशन को ये जो लेयर है ये अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसको ओजोन लेयर कहते हैं।
ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ही ऑब्जर्व कर लेती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन सा हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन। नेक्स्ट इज हेल्थ इंप्लीकेशंस, एक्सपोजर टू ग्राउंड लेवल ओजोन कैन कॉज कफिंग एंड थ्रोट इरिटेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसी वगैरह। दोज विद रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा, क्रोनिक obstruction, pulmonary diseases, as well as children with the underdeveloped lungs and older adults and especially vulnerables. तो these are the adverse level हैं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ओजोन लेयर मिलती है। खांसी की दिक्कत, सांस लेने की दिक्कत, अस्थमा की प्रॉब्लम जो है इसी से शुरू होती है। इम्पैक्ट ऑफ एयर क्वालिटी, ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ मेजर कंपोनेंट टू स्मॉग रिडक्शन, विजिबिलिटी एंड डिग्रेडिंग ऑफ एयर क्वालिटी। जब वहां पर फॉग प्लस स्मोक मिलेगी तो दैट इज कॉल्ड स्मॉग। तो स्मोक की वजह से ऐसा होता है, नीचे की लेयर में जमा रह जाती है, लोग उसी सांस को लेते हैं जिसके अंदर पोल्यूटेंट है, उस सांस की लेने की वजह से उनको अस्थमा और सांस लेने की दिक्कत, लंग्स का डेवलप नहीं होना, लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दिल्ली में यही प्रॉब्लम इस टाइम पर चल रही है। Environmental effects, it can damage plant tissues, reducing crop yield and forest productivity, also disrupts nutrient cycle and affect plant communicates with the wildlife habitat. Contribution to the global warming, as a greenhouse gas, ground level ozone contribute to the global warming and is concerned for climate change. अब global warming होगा तो obviously glaciers पिघलेंगे। and एक recent report कल इशू हुई है, उसके अकॉर्डिंगली, कल या परसों हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हिमालयाज में पिछले 30 सालों में या पिछले 20 सालों में स्पेसिफिकली जो लेक्स हैं उनका नंबर बढ़ गया है, और जो लेक्स पहले से हिमालयाज के अंदर जो हिमालयन ग्लेशियर लेक्स हैं जो पहले से वहां पर जो प्रेजेंट थी, उन लेक्स का साइज जो बढ़ता जा रहा है। इट मींस ग्लेशियर्स पिघल के लेक्स में पानी जमा होता जा रहा है, और डर ये है कि जिस दिन इनमें से कभी कोई लेक फटी या लेक का पानी जो है ब्लास्ट करके अगर पहाड़ों से नीचे उतर के आएगा तो बहुत जबरदस्त बाढ़ लेके आएगा। ये भी एक मेजर कंसर्न चल रहा है, और रीजन उसके पीछे सभी कंट्रीज एफर्ट्स तो कर रहे हैं, बट एफर्ट्स कोई भी कंट्री दिल से नहीं कर रहा। हालांकि हम लोग मानते हैं कि कारों का पोल्यूशन जो है धीरे धीरे व्हीकुलर पोल्यूशन जो है कंपैरेटिवली कम हो गया, बट इस चीज को रिकवर करने में भी कम से कम 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट के अंदर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों कम होंगी, और मीथेन गैस जो ओपन डेफिकेशन था इंडिया के अंदर, उस प्रॉब्लम को इंडिया ने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। आप लोगों को कहा है कि आप लोग जो हैं घरों के अंदर अपने टॉयलेट बना के उसके अंदर ही मतलब उसको ही यूज करना है आपने, और जो पहले ओपन डेफिकेशन था उसको धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया है। और वर्ल्ड की ये रहती है कि वर्ल्ड प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि आपके यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल सबसे ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता हो भी, कोई बड़ी बात भी नहीं, बट ये है कि उसको तो हम नहीं कर सकते कंट्रोल। हाँ, इसको जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एज अ ग्रीन हाउस गैस ग्राउंड लेवल ओजोन कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड इज कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है यूरोप्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। तो बाकी कॉन्टिनेंट के कंपैरेटिवली यूरोप में टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा अभी रिसेंट ईयर्स में रिकॉर्ड हो रहा है, और उसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर जो है 46-47 गर्मियों के महीनों में यूरोप के अंदर पहुंच रहा है। हमने डिस्कस किया था कि जो कंट्रीज इक्वेटर के पास होंगी वहां पर स्ट्रेट रेज पड़ती हैं, सीधी रेज पड़ती हैं, और जैसे जैसे कंट्रीज ग्लोब के आसपास से दूर होती जाती हैं, यानी कि इक्वेटर से दूर होती जाती हैं, जैसे ये है, जैसे जैसे यहाँ पर, जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी हाइट जो है सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी। ठीक, और यूरोप उसी सेंस में हम लोग यूरोप को भी इमेजिन कर सकते हैं कि यूरोप लगभग यहाँ है इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर की जो हाइट जो है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे पोल की तरफ हम लोग जाते जाएंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी हाइट कम होती जाएगी। पोल्यूटेंट्स यहाँ पर पोल्स पर जमा होते जाते हैं, दोनों पोल के ऊपर, और उसके साथ साथ यूरोप भी आता है। बट हम लोग ये भी मानते हैं कि जब सनरेज यहाँ पे पड़ती हैं तो जो एरिया उसके सामने आता है 23.5 डिग्री तक स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है, उसके बाद ये जो रेज यहाँ जाती है टिल्टेड रेज होती हैं, और टिल्टेड रेज ज़्यादा तंग करती हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पाते उनको लोग। ठीक, अब रैपिड टेम्परेचर राइज, Europe is warming at twice in the global average rate. Global average rate, current temperature in Europe, according to the report of United Nations, World Meteorological Organization and European Union Climate Agency, Europe has experienced fastest rise in temperature compared to other continents. दूसरे continent के comparatively Europe का temperature ज़्यादा raise हो रहा है। Rapid transparent rise क्या है? Europe is warming at twice at the global average rate. Current temperature in Europe are 2.3 degrees Celsius above
अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल को हम मानते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर रेवोल्यूशन से पहले का जो पीरियड है लगभग 100 साल पहले और 100 से 150 साल पहले। तो वहां पर टेम्परेचर जितना वहां पर था उससे अब लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है, और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव है खासतौर पर ग्लेशियर्स के लिए। ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं, बर्फ पिघलती है, और उसी में वहां पर जो माउंट एल्ब्रस है या माउंट यूरोप का जो हाईएस्ट माउंटेन है मेनलैंड यूरोप का, और काकेशस माउंटेन या फिर उनका माउंट ब्लैंक जो है उसकी जो हाइट है कंपैरेटिवली वो कम हो रही है। रीजन उसके पीछे लगभग वहाँ पर ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं धीरे धीरे करके। और उसके साथ साथ अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, वो आगे चल के आएगा। यूरोप में वार्मिंग ट्वाइस एट एवरेज, तो 2.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, बाकी वर्ल्ड एवरेज जो है 1.3 डिग्री सेल्सियस हायर है। वर्ल्ड में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, जबकि यूरोप के अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। हालांकि यूरोप सारे नॉर्म्स ही फुलफिल कर रहा है, और यूरोप के अंदर जो है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन्होंने कंप्लीटली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको डिनाई करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर फॉसिल फ्यूल से एनर्जी नहीं बनती, और जो कोल वगैरह है वो भी हम पे यूज नहीं हो रहा है यूरोप के अंदर, but still वहां पर गर्मी ज्यादा है। हीट स्ट्रेस, द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस इंक्रीज इन एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस डेज एंड डिक्रीज इन कोल्ड स्ट्रेस डेज। तो सर्दियों के बहुत ठंडे दिन वहां पर कम होते जा रहे हैं, गर्मियों के बहुत गर्म दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। बहुत गर्म दिन का मतलब दे कांट टॉलरेट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वहां पर 44, 45, 46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। Then is cold stress days, extreme heat stress is defined as temperature that feels like they exceeds 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लॉस ऑफ ग्लेशियल वॉल्यूम, जिसको हमने डिस्कस किया, एल्प्स माउंटेन का जो माउंटेन रेंज है इंक्लूडिंग माउंट ब्लैंक जिसको हमने डिस्कस किया, हैज लॉस्ट 10% ऑफ इट्स ग्लेशियर, लगभग 10% ग्लेशियर जो है उनके कम हो गए हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स एंड 22-23 के अंदर जो 10% उनके ग्लेशियर जो है वो कम हो गए, इंक्लूडिंग 4.4% रिडक्शन इन द ग्लेशियर वॉल्यूम इन 2003। तो पहले ग्लेशियर बड़े होते थे, अब ग्लेशियर्स का साइज भी छोटा होता जा रहा है। रीजन उसके पीछे वो बर्फ जो है पिघल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, यूरोप जनरेटेड मोर एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल देन द फॉसिल फ्यूल्स फॉर द सेकंड ईयर इन रो, with 43% of electricity coming from the renewable resources in 2023। तो यूरोप के पास कोल तो बहुत ज्यादा है, बट यूरोप ने धीरे धीरे कोल यूज करना बंद कर दिया, फॉसिल फ्यूल्स उन्होंने जलाने बंद कर दिए हैं, गाड़ियां धीरे धीरे इलेक्ट्रिक होती जा रही हैं वहां पे। पिछले 2 सालों से खासतौर के ऊपर उन्होंने इस तरह की जो मेजर्स हैं वो उठाए हैं। उसके बाद अभी वहां पे जो कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेड है कि कम होनी चाहिए, एज वी हैव डिस्कस, इसको कम होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। देन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ टेम्परेचर, हाँ, हाई टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड हीट रिलेटेड डेथ्स अक्रॉस यूरोप, क्योंकि वो लोग गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे उनकी स्किन भी रिस्पॉन्सिबल है, बट दे आर नॉट मेड टू फेस दिस टाइप ऑफ है ना हीट वेव्स, तो वो बने नहीं है उसके लिए। जैसे अफ्रीकन्स हैं, और अफ्रीकन्स को या इंडिया में साउथ इंडियंस को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। वो कहा जाता है कि अफ्रीकन्स को अगर एसी चला दो वो सब टोपियाँ शोपियाँ निकाल लेते हैं, स्वेटर सूटर पहन लेंगे, उनसे सर्दी टॉलरेट नहीं होती। ऐसे अंग्रेजों से गर्मी टॉलरेट नहीं होती। अंग्रेज नहीं कहेंगे, यूरोपियंस या फिर वो लोग जो हाई लैटिट्यूड्स में रहते हैं, 50-60 लैटिट्यूड्स के ऊपर, 50-60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो रहते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस, क्लाइमेट रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेस इन 2023 एक्सीड्स 13.4 बिलियन यूरो। तो क्लाइमेट रिलेटेड जो लॉसेस हैं वो भी उनको यूरोप को हो रहा है। Then उसके बाद definition, climate change overview, climate change refers to long-term shift in global and regional climate pattern primarily caused by human activities such as burning fossil fuel, deforestation, industrial process which releases greenhouse gas into the atmosphere, जिसको हमने डिस्कस भी किया, ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन हाउस गैस, यूरोप में ग्लोबल वार्मिंग, उसके साथ दिल्ली की ओजोन लेयर, ये सब इंटरमिंगल्ड टॉपिक हैं। इन सबको क्लब करके पढ़ोगे तो यू विल फाइंड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जो हम लोगों ने रिसेंट डेज में हमने किया है। और जो मैं कह रहा हूं बेटा पक्का आएगा, मतलब आएगा क्वेश्चन उसमें से। हमने पहले फिश डिस्कस किया हुआ है, और फिश से भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, उसके बाद इम्पैक्ट क्या है। क्लाइमेट चेंज थ्रेटन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई, शेल्टर पोटेंशियली रिजर्व डेकेड्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबल हेल्थ। ग्रीन हाउस गैसेस डिस्क्रिप्शन, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट इन एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो लॉक कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैस से हवा जो सनलाइट है वो अंदर तो आती है, और ये सोलर रेडिएशन अंदर तो पेनिट्रेट कर जाता है पर यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, उसको रोक लेता है। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको रोकता है, और जो सोलर रेडिएशन है उसको अंदर आने देता है।
तो एक ग्लास हाउस की तरह काम करती है। जितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सनलाइट अंदर तो आ जाएगी एटमॉस्फेयर के, पर एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएगी। उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, और उससे क्या होगा कि छोटी छोटी झाड़ी बूटियां जो है ज़्यादा लग जाएंगी, जिनको किसी काम की नहीं होती। जैसे उसमें से कांग्रेस ग्रास भी आता है, उसको हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं अपने एनवायरमेंट के सेक्शन के अंदर। की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट्स फॉर 64% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, while methane and nitrous oxide account 16% and 7% respectively। और भी रिसेंट रिसर्च ये भी कह रही है कि मीथेन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली, है ना, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरिनेटेड गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs and perfluorocarbons PFCs and sulfur hexafluoride SF6 are man-made industrial gases that are present in very small quantity but are extremely potent to trapping heat। तो गैसेस अगर हवा में रिलीज हो जाती हैं तो इनमें पोटेंशियल होता है कि हीट को ट्रैप कर लेंगी। तो धीरे धीरे करके कार्बन जितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन सब का इमिशन बंद कर दिया है, उन सब का यूजेज बंद कर रहे हैं। पहले एसीज में जो गैसेज यूज होती थी वो नहीं हो रही। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स क्या कहते हैं, UNFCCC थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC is an international treaty established in 1994 aimed at stabilizing greenhouse gas concentration to prevent dangerous interference with the climate system। Kyoto Protocol adopted in 1997, it established legally binding emissions reduction target for developed countries under the UNFCCC framework, United Nation Framework on Climate Change। और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट होता है 2015 के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। adopted in 2015, the aim to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level with the goal of limiting the increase to 1.5 degrees Celsius। तो टारगेट यही है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले हम लोगों को अर्थ के टेम्परेचर को 2 डिग्री डिक्रीज करना है। ठीक, तो जितना भी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री तक डिक्रीज करना है, and with a goal to limiting the increase of 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 1.5% तक लिमिटेड करके धीरे धीरे करके उससे 2 डिग्री तक टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, ताकि हमारे ग्लेशियर्स, हमारे पोल जो है बच जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट सारी डूब जाएंगी। उसमें मालदीव जैसी कंट्रीज भी हैं, और कह रहे हैं कि 2100 तक आते आते मालदीव पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। और ये कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, और ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो हमारा जो पोल्स पिघलें और वाटर लेवल जो है, सी लेवल जो है वो राइज करे। तो इंडियाज इनिशिएटिव टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। इंडिया इज एक्सपैंडिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, सिग्निफिकेंट फोकस ऑन सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स। हम लोगों ने भी देखा है, हमारे यहाँ भी काम हो रहा है, सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस हो रहा है और विंड एनर्जी के ऊपर फोकस हो रहा है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एज अ सिग्नेटरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, कब, 2015 में हमने डिस्कस किया। 2015 लिमिट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और पेरिस एग्रीमेंट, और 2015 में हुआ। इंडिया सिग्नेटरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी एंड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज, एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन। इंडिया इज एक्टिवली प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉर सिक्वेस्टर कार्बन एंड क्लाइमेट चेंज। हमारे यहाँ पर पेड़ लगाने का काम जो है कह रहे हैं चल रहा है, और उसी में ग्रीन क्रेडिट हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया तो उसको देख लेना। और हालांकि एफर्ट्स हम लोग ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, काम चल रहा है, गवर्नमेंट इंडिया काम कर रही है, पेड़ों की प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रही है। बट क्या करेंगे, आपको भी तो घर बनाने हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सब लोगों के पास नया नया पैसा आया है, सब लोग घर बनाएंगे, सब लोग लकड़ी का काम कराएंगे। इतनी लकड़ी कहाँ से आएगी भाई? पेड़ को डेवलप होने में 100 साल लगते हैं, काटने में 5 मिनट, है ना। तो अगला पेड़ आपने जो लगाया है उसको डेवलप होने में कम से कम 20, 25, 50 साल तो लगेंगे, जिसको अपने काट लिया अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, द कंट्री इज एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड टारगेट ऑफ 30% ईवी मार्केट शेयर 2030। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलिएंट, इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेड इन क्लाइमेट रेजिलिएंट, एडॉप्शन ऑफ वैल्यूएबल सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। कोशिश है कि इनको भी उस हिसाब से सेट किया जाए ताकि पानी की कंजम्पशन कम हो जाए। और हम लोगों को रिसेंटली सुनने को मिल रहा है कि हमारे अपने शहर में भी वाटर लेवल जो है ग्रेजुअली गिर रहा है। पानी सेव करना चाहिए, क्यों? क्योंकि पानी सेव नहीं होगा, सरकारें पानी अवेलेबल नहीं करा सकती। अगर कराएंगी भी तो सरकारें वही सतलुज का पानी जिसमें लुधियाना का ड्रेनेज मिलता है उसी को साफ सूफ करके आपको दे देंगे। सरकार पानी कहाँ से लाएगी? ठीक है, हमारे सीएम साहब पानी कहाँ से लेके आएंगे बेचारे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सीएम 2 बाल्टी पानी देके जाएगा, और उससे कुछ होगा भी नहीं, है ना। पानी धोने में लगभग 30,000 लीटर, एक बार में 30,000 लीटर पानी वेस्ट होता है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अब ये भी नहीं कर सकती कपड़े धोने बंद कर देंगे, है ना।
वो भी चलेगा साथ में, बट यह है कि उनको उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। इंडिया कम से कम वेस्ट तो नहीं करे पानी। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल सोलर लाइंस एंड कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन करना बेटा जरूर। इंटरनेशनल सोलर लाइंस क्वेश्चन आएगा इस बार इसका, इंटरनेशनल सोलर लाइंस का। इंडिया का इनिशिएटिव है, मोदी साहब ने शुरू किया, और क्वेश्चन आते हैं जो सरकारें होती हैं उनके इनिशिएटिव से।